स्वागत है आपका सारे जहां से अच्छा में। मैं पलक सहगल हर इस एपिसोड के अंदर लेकर आती हूं वे मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। तो किसी भी लोकतंत्र में सबसे जरूरी पता है क्या है? उस लोकतंत्र में रह रहे देशवासियों को न्याय मिलना। पर हमारे देश में न्यायपालिका केसेस के बोझ धले दबी हुई है। पर वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पर कहीं बारी बहुत सारे न्यायाधीशों द्वारा ये बात कही गई है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन मजबूत हो जाए तो न्याय की मिलने की गति जो है वो तेज हो सकती है। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, सुखद लगता है, उससे कहीं ज्यादा आसान नहीं है ये। जैसे हमारी न्यायपालिका केसेस के बोझ तले दबी हुई है, कुछ इसी तरह हमारे पुलिसकर्मी ऐसे बोझ का सामना कर रहे हैं और वे अकल्पनीय है। तो न्यायाधीशों को तो फिर भी एक निर्धारित समय केस की सुनवाई करनी पड़ती है, लेकिन ये पुलिस वालों को तो 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर जनता के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारी पुलिस फोर्स ओवरबर्डन होने के साथ साथ स्ट्रेस भी है। आप अपना ही जॉब का उदाहरण ले लीजिए। 9 घंटे की शिफ्ट टाइम में 6 घंटे के बाद बैटरी डाउन होने लग जाती है। तो सोच लीजिए, ये पुलिसकर्मी का ना आने का पता है ना जाने का पता है। अब इसी बीच क्या हमारी पुलिस इक्विपमेंट और साथ ही सिस्टम मॉडर्नाइज है कि नहीं, आज इसी मुद्दे पर हमारी चर्चा रहेगी कि हमारी पुलिस जो है वो ओवरबर्डन है, लेकिन इसी बीच बड़ी जिम्मेदारी है जुडिशरी को पास करने की। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कैसे प्रभावी न्याय जो है वो मिले। आर्टिकल 21 के तहत आपको बता दें, दोषी को स्पीडी ट्रायल का अधिकार है। तो इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस को तेज न्याय दिलाने में कितना बड़ा योगदान है, ये आप सभी के बीच में सवाल होगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की न्यायालय को बड़ी मदद जो है वह मिलती है, लेकिन देश की पुलिस पर अधिभार है, बहुत ज्यादा अधिभार है। कैसे? भारत में पुलिसिंग राज्य का विषय है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि 1 लाख जनसंख्या के पास 144 पुलिस ऑफिसर हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों के अंदर हालात बद से बदतर है। जहां उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर, बिहार, आंध्र प्रदेश के अंदर, बंगाल जैसे राज्यों में कम से कम पुलिस बल की जब हम बात करते हैं, 1 लाख आबादी के पास 100 से कम पुलिसकर्मी है, यानी कि 100 भी पुलिसकर्मी उनके पास नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन जी कैसे हो? जब हम न्यायालय की बात करते हैं, जुडिशरी की हम बात करते हैं कि किस तरीके से वहां पे मजबूती जो है लेकर आई जाए, लेकिन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन पुलिस ऑलरेडी ओवरबर्डन है। तो आज इसी मुद्दे पर रहेगी हमारी चर्चा कि किस तरीके से रिफॉर्म जो है वो लेकर आए जाए। मदन मोहन लाल हमारे साथ, पूर्व डीआईजी हैं झारखंड से, एएन मित्तल हमारे साथ पूर्व जज हैं, अभिषेक चौबे हमारे साथ अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो सर जी, मदन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। पुलिस का कितना बड़ा रोल है जब हम बात करते हैं जस्टिस डिलीवरी के अंदर? सहगल जी, पहले मैं आपका नमस्कार करता हूं और आपके चैनल के थ्रू इस मुद्दे पे बात करने का मौका दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो मैं कुछ कहने जा रहा था उसमें से आधी बात आप तो पूर्व में ही कह डाली है। कि आपने सारे विषयों को बहुत अच्छे ढंग से कहा है कि पुलिस अपने कार्यों के भार तले इतनी दबी हुई है कि वो और सब मुद्दों पे काम करने के बाद जो आती है तो उसमें बहुत मामले पीछे हो जाती है। बेसिकली जब आप पुलिस की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन या पुलिस का मेन फंक्शन जब आप इसकी बात करते हो, तो ये पाते हैं कि पुलिस का मेन जो फंक्शन है वो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू प्रिवेंट क्राइम, एंड इफ क्राइम अकर्स, क्राइम घटना घट जाती है तो उसको आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। ये 3-4 मुद्दे हैं ये जो हमें करने हैं। लास्ट मुद्दा होता है प्रोसिक्यूशन का, जिसकी की बात अभी आप कर रही थी। तो प्रोसिक्यूशन आते आते पुलिस का जो सारा फंक्शन है वो कहते हैं ना धीरे धीरे स्लो होता है, लेकिन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमारे मेरे साथ में शामिल हैं जज साहब हैं, अधिवक्ता साहब हैं, तो वो हमेशा मार्क करते होंगे, फील करते होंगे पुलिस अपना वो 3-4 जो प्राइमरी स्टेज का है, जो पब्लिक को दिखता है फील्ड में या ऑन द स्पॉट, उस पर पुलिस एक्टिवली काम करती है, सारा चीज। लेकिन जो मेन पार्ट है पुलिस का, आखिर जज साहब हैं या जो अधिवक्ता साहब हैं, उनको जब हम एविडेंस कलेक्ट करके सॉलिड एविडेंस देंगे तभी वो किसी चीज पे फैसला ले सकते हैं। बिकॉज जज साहब जो है वो पेपर पे जो मेरिट है, जो कलेक्शन में एविडेंस दिए हैं, अगर वो मैं सही ढंग से दूंगा बियॉन्ड डाउट, वो कहते हैं ना, जज साहब बोलते हैं बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, तो जब तक मैं सारा एविडेंस उनको सही ढंग से नहीं दूंगा, नहीं प्रोड्यूस करूंगा, तब तक वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह जो हमारा पुलिस का फंक्शन है, वो जो लास्ट पार्ट है हमारा प्रोसिक्यूशन का,
वो बहुत अहम हो जाता है। एज यू सेड अर्लियर कि डिले जस्टिस जो है, डिले ऑफ जस्टिस इज अनजस्टिस, आपने कहीं दिया है पहले। तो मेरा यह मानना है, और इसकी बात मैं करूँगा पुलिस, क्योंकि मैं इसमें एक पुलिस का पक्ष रखना जा रहा हूँ। तो मैं पाता हूँ जैसे आपने कहा पुलिस रिफॉर्म की, चाहे पुलिस की जो फंक्शंस हैं, तो आप बात करें 1861 जब पुलिस आई थी, जी। वो क्या थी, हम लोग का कॉलोनियल पुलिस। तो उसका बेसिक मुद्दा था कि जो अंग्रेज का जो रूल है उसको वो कैसे संगठित करे, ये करे, जो भी करना उसको मजबूती करे फॉर देयर ऑन इंड्स, उनका जो अपना मतलब था उसके लिए था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 1900 टू 93 में पुलिस कमीशन आया, बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद भी आई कमीशन आई, 1977 में कमीशन आया हमारा। आपका देखेंगे आप, गोरे कमेटी आई, डिफरेंट कमेटी आई है, मलयालत कमेटी है, जो भी कमेटी आई है, परंतु आप पाएंगे कि जैसे आपने कहा कि 142 पुलिस अफसर हैं 1 लाख पे। मैं अगर सही बताऊं तो शायद ये 138 है ऑल इंडिया लेवल पे। अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे तो उनका गाइडलाइंस है कि 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए 1 लाख पे। तो उस मामले में तो हम लोग काफी पीछे हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, 1 सेकंड आपका लूंगा। एक लेकिन पुलिस सर ऑफिसर से मैंने बात किया कि आपके बड़े राज्यों की जब हम बात करते हैं वहां तो हालात और भी ज्यादा खराब है, क्राइम भी वहां पर रेट मैं बढ़ नाम रहा नहीं है, लेना लेकिन चाहूंगा, उसके साथ साथ पुलिस जो है वह 100 के नीचे है 1 लाख आबादी के पास। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन बड़े स्टेट का तो जैसा आपने जिक्र आपने दिखा भी दिया है, बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं। और जैसा आप कहेंगे कन्विक्शन रेट तो अभी हाल के दिनों में कुछ कुछ बेटर हुआ है। वो कहते हैं ना कि आप अच्छा नियम, अच्छा कानून ये आप बना दें, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि अगर हम कोर्ट एविडेंस मटेरियल करके हम कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस ठीक ढंग से कर पाएंगे तो कन्विक्शन नहीं मिल पाता है। आज के चर्चा में देखिए करप्शन का मुद्दा बहुत देश में अहम है। आप मार्क करेंगे, अभी कुछ परिचर्चा चल रही थी जिसमें एक परिचर्चा में मैं भी था, तो उसमें एक बात यह सामने आई कि बहुत से यंग ऑफिसर्स जो हैं किसी भी फील्ड के हों, उनमें एक भावना है कि ठीक है करप्शन में चल रहा जो चल रहा, अगर पकड़ा भी जाएंगे तो इतना डिले लगता है, इतना उसमें लूपहोल्स है कि वी कैन मैनेज दिस दैट। तो ये जो मन में लोगों की भावना है, इस भावना को हमें कुंठित करने की जरूरत, इस जो मेंटेलिटी है इस पे चोट करने की जरूरत है। मदन जी आपके पास वापस लौटती हूँ मैं। हमारे साथ एएन मित्तल जी भी हैं और पूर्व जज रहे हैं, और सर स्टेट का ये मामला है, तो जब हम स्टेट की बात करते हैं, राज्यों की जिम्मेदारी है पुलिसिंग की, पुलिस क्या करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे या इन्वेस्टिगेशन करे? और फिर उसके बाद हम एंड में बोल देते हैं कि जी भारत के अंदर जस्टिस जो है वो बहुत ज्यादा डिले होकर मिलता है, तारीख पे तारीख जैसे डायलॉग जो है वो मूवीज के अंदर देखने को मिलते हैं। जी मित्तल जी। अलग जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे जिस राज्य की हो, पुलिस ओवरबर्डन्ड है। और जहाँ तक पुलिस रिफॉर्म्स की बात श्री लाल साहब कर रहे हैं, अनेक बार ये मुद्दा उठ चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की पुलिस अलग होना चाहिए। परंतु मैं नहीं समझता कि किन कारणों से ये सब नहीं हो पा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग से पुलिस टीम होगी तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में न केवल तेजी आएगी बल्कि उसकी क्वालिटी में भी काफ़ी फर्क आएगा। मैं यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर खास तौर पर पॉलिटिशियंस को जो पुलिस पर प्रदान किया जाता है, किसी को वाई श्रेणी की सुरक्षा है, किसी को जेड श्रेणी की सुरक्षा है, किसी को जेड प्लस सुरक्षा है, तो ये देश की टैक्स पेयर जनता पर एक अनावश्यक रूप से भार है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी पॉलिटिशियन को किसी सुरक्षा की आवश्यकता है तो वो उसका पूरा खर्चा पुलिस डिपार्टमेंट में जमा करे और जमा करने के बाद ही उसको वो सुरक्षा मिले। मैं अक्सर देखता हूँ, टीवी में भी देखता हूँ, वैसे भी देखता हूँ कि जिन पॉलिटिशियंस को पुलिस सुरक्षा मिली हुई है वो पुलिस सुरक्षा में न केवल देश को गाली देते हैं, देश की सरकार को गाली देते हैं, देश की जनता से झूठा प्यार जताते हैं। तो एक तो पुलिस का ये जो दुरुपयोग हो रहा है, इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अपना समय लेता है और ये ऐसा नहीं है कि अपराध घटते ही कोई पुलिस वाला अलादीन का चिराग लेकर के उसको तत्काल सॉल्व कर लेगा। परंतु चाहे टीवी डिबेट के माध्यम से, चाहे जनता के रोष के माध्यम से ये आता है कि साहब 24 घंटे के अंदर मुलजिम गिरफ्तार किया जाए। मुलजिम तो तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब उसके विरुद्ध प्राइमा फेसी कोई एविडेंस होगी, उसका उस
क्राइम में इन्वॉल्वमेंट होने का कोई प्राइमा प्रूफ फेसी होगा। साक्ष्य होगा, तभी तो पुलिस कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी। और ये भी आजकल जो ट्रेंड है वो ये भी पाया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वही व्यक्ति एफआईआर कर देता है दूसरे के खिलाफ, और पाया ये जाता है कि वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व है। तो निश्चित रूप से हमारी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन दिन प्रतिदिन सुधरता जा रहा है। जो टेक्निकल और साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको अपनाया जा रहा है। इसमें आपका डीएनए टेस्ट भी है, इसमें आपका पॉलीग्राफी टेस्ट भी है, और भी बहुत सी चीजें हैं। जहां तक न्यायालयों में मुकदमों के देर से निर्णीत होने का प्रश्न है, इसके लिए न केवल न्यायाधीश जिम्मेदार हैं और ना ही शुद्ध रूप से पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। इसमें जिम्मेदार कई लोग हैं। एक तो हमारे यहाँ की आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। आबादी के हिसाब से न्यायाधीशों की संख्या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि आज लोगों में कानून का डर नहीं है। अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कर दिया जाए तो जैसा कि लाल साहब ने कहा था कि वो ये मानता है कि 4 से 8-10 साल में इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो लोगों की जो नैतिक मूल्य हैं वो गिर चुके हैं। आज कोई व्यक्ति अपने आप को बेईमान कहलाने से डरता नहीं है, बल्कि वो एक बड़े गर्व से कहता है। लेकिन सर वो तो बात ये है कि नैतिक मूल्य अगर लोगों का घट गया है, लेकिन उसके लिए हमारा लॉ भी तो प्रिपेयर्ड होना चाहिए ना, हमारा सिस्टम भी उतना प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मैं अभिषेक जी के पास आना चाहूंगी। अभिषेक जी, आप एडवोकेट्स हैं और कहते हैं एडवोकेट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा टकराव जो है उनका होते हुए नजर आता है पुलिस अधिकारियों के साथ। क्या लगता है आपको कि पुलिस अधिकारी जो है थोड़े मैनफोर्स अगर उनकी बढ़ जाएगी तो क्या इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो जाएगी या फिर कोई और बेहतर सोल्यूशन है? निश्चित रूप से पलक जी, अभी मेरे जो डीआईजी साहब ने भी कहा, मदन मोहन जी ने, और हमारे ऑनरेबल जस्टिस भी बैठे हैं मित्तल साहब, इन्होंने, जज साहब ने भी ये बातें कही, तो मैं सहमत हूँ इन लोगों की बातों से। तो पुलिस है, दोनों मिल के काम करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दोनों अभिन्न अंग हैं हम लोग। तो ना हमें अलग किया जा सकता उनसे, और ना ही पुलिस को हम अपने से टकराहट के या टकराव के रूप में देखते हैं। अब जहां तक क्रिमिनल रिफॉर्म्स की बात है जिस पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी 7 पॉइंट की डायरेक्टिव्स दी थी। और बड़ी समस्या ये है कि आज इतने 15-16 साल बीतने के बाद भी कमेटियां बनी, माधव मेनन कमेटी बनी, जिसने कहा, जिसको ये ड्यूटी दी गई थी टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। फिर उसके बाद जेएस वर्मा कमेटी थी, जिस कमेटी का काम था स्पीडी ट्रायल के लिए वो कमेटी बनाई गई थी। तो बहुत बनी है, रिबेरियो से लेके बोहरा कमेटी, अभी डीआईजी साहब ने भी कई कमेटियों पे कहा। तो पुलिस ओवरबर्डन्ड है। इन्वेस्टिगेशन और जो और कंडक्ट है पुलिस का, जो और ड्यूटीज हैं, दोनों ड्यूटीज को अलग करना बहुत जरूरी है। हम कॉलोनियल सिस्टम से बाहर आ चुके हैं, आज हम आजाद भारत में हैं। पुलिस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बहुत सी रिफॉर्म्स की जरूरत है। पुलिस फोर्स हमारी लैक कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लैकिंग है। तो इससे ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बहुत सफर कर रहा है, और आम जनता इससे डायरेक्ट जुड़ी है। बहुत सी केसेस लंबित हैं, लोगों को न्याय देरी से मिल रहा है। अगर जैसा अभी जज साहब ने कहा कि कुछ गलत लोग इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, तो कुछ सही लोग इसमें वर्षों तक फंस भी जाते हैं, उनको बहुत समस्या आती है। पूरी हम लोग का व्यक्तिगत अनुभव रहा है, कुछ निर्दोष लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लैचेस का फायदा उठा के पुलिस के द्वारा फंसा दिया जाता है, और फेक इनकाउंटर्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। अलग जो फेक इनकाउंटर्स हैं, कस्टोडियल तो अभिषेक जी, इसके ऊपर आप पॉलिटिकल कंट्रोल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अब वो समय आ गया है कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल ना हो? देखिए, स्टेट चैप्टर है ये। पॉलिटिकल कंट्रोल और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस दो अलग अलग चीजें मेरे हिसाब से लगती हैं। पॉलिटिकल कंट्रोल तो, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो पॉलिटिक्स से तो हर चीज चलेंगी, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफियरेंस जो है
चाहे प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पॉइंट आउट हाईलाइट किया हो, चाहे जितनी भी कमिटीज आई हैं उन्होंने ये कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी हो, जो ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना, ये ज्यादातर ये जो पोस्टिंग है और ट्रांसफर है, प्रमोशन है, इनके वजह से ये शुरुआत यहीं से होती है। इसको कर्व करना होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमको रोकना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से इंसुलेट जो है वो किया जा सकता है? मदन मोहन जी, मेरे पास, हम मैन फोर्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैन फोर्स के मेरे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास मौजूदा भी पुलिस फोर्स है ना मदन जी, उसके अंदर 86% हमारे पास कांस्टेबल्स हैं। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? जो रख रखे हैं वो भी कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि 86% तो कांस्टेबल्स हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, आपके पास पूरा डाटा है, मैं देख रहा हूँ। 86% आपने कहा, बहुत सही आपका कहना है। मैं मानता हूँ, देखिए जब प्री इंडिपेंडेंस डेज में, जब 1993 में जब आपका पुलिस कमीशन आया था, तो उसने एक बात को उस समय रिकमेंड किया था कि जो कांस्टेबलरी है वो 85% कंस्टिट्यूट करती है उस समय, और ये जो सारा चीज, ये इन्वेस्टिगेशन, चाहे जो उनके ऑफिसर हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, स्पष्ट उन्होंने कहा था। और उसने ये भी, केवल उन्होंने एक दरोगा का जो सिस्टम था उस पर उन्होंने चोट नहीं किया था, दे हैड ऑल्सो अबाउट देयर सीनियर्स ऑफिसर्स, कि उनको भी जितना इफिशिएंट होना चाहिए था वो नहीं है। तो दिस थिंग इज गोइंग राइट फ्रॉम 1900 to 93। जब आप 1977 का देखेंगे, आप जो कमीशन आई, या जो अभी माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 2006 में दिया, उसमें देखिए दो चीजें हैं पलक जी। पहला चीज है कि नियम कानून है, ठीक है, अपने जगह पे है, उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। बहुत अच्छे नियम कानून, मेरा तो मानना ये है, मैं जज साहब से भी इत्तेफाक करना चाहूंगा और मिस्टर चौबे साहब से भी, कि जितने नियम कानून आज भी हैं हमारे देश में जो बने हैं वो काफी हैं। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे पहले मित्तल साहब ने कहा कि नैतिकता, और दूसरा सही मायने में हो, तो हम इस फोर्स से भी कर सकते हैं। आप बात कीजिए स्टेट कमीशन की जो बात है, उसमें उन्होंने कहा कि जो डीजीपी साहब की नियुक्ति होगी, आप 3 डीजीपी साहब का नाम भेजेंगे कमीशन को, वो जो रिकमेंड करके फिर अपना जो पाएंगे उसमें भेजेंगे, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना है। आप किसी स्टेट में पा रहे हैं कि ये सही ढंग से, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जो सही मायने में होना चाहिए था। कितने अच्छे नियम कानून है कि आप जो 3 नाम भेजिए, कोई आप एक को सिलेक्ट कीजिए। दूसरा, जो आपका इस्टेब्लिशमेंट पुलिस बोर्ड जो हर स्टेट में बनना था, मुझे नहीं पता है कि सारे स्टेट में बना है, आई एम नॉट श्योर कि सारे स्टेट में फंक्शन कर रहा है, या फंक्शन भी कर रहा है तो वो सिंपली एक नाम मात्र का बना हुआ है। या मान लीजिए डीएसपी और लेवल के नीचे जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं मेनली, उनके द्वारा जो कई माने केसेस के इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, या किसी को गलत फंसा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कंप्लेंट ऑथोरिटी बनना था डिस्ट्रिक्ट वाइड, या आपको मान लीजिए स्टेट वाइड, ये बहुत से स्टेट में बना नहीं है। अगर बना है तो उनके जो चेयरमैन, उनकी नियुक्ति नहीं है, उनके मेंबर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में तो मैं समझता हूँ अगर 730-32 डिस्ट्रिक्ट है तो मैं समझता हूँ आधे से अधिक डिस्ट्रिक्ट में ये फंक्शन नहीं है। तो देखिए नियम कानून पलक जी जो माननीय न्यायालय या समय समय पे जो आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, परंतु उनका अगर इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट आप देखेंगे, प्रोसेस देखेंगे, तो मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं लैचेज है। उसमें सही मानसिकता से, तो मैंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है या जो पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं लोग, उसमें अगर पॉलिटिक्स से सही मामले में उसको कार्रवाई शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ वी कैन गो फार अहेड, परंतु उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। हम मित्तल साहब से भी इत्तेफाक, बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने बताया। प्लस आपका जो मैं देख रहा हूँ पेंडिंग केसेस का, मैं ये नहीं कहता कि कोर्ट पे, देखिए ये पुलिस क्रिमिनल जस्टिस की जो बात है, तो हम तीनों अभिन्न अंग हैं। आपने बहुत अच्छा हम तीनों को एक साथ करके बुलाया है। तो पुलिस, जज साहब हैं और आपके जो अधिवक्ता भाई हमारे, तो हम लोग तीनों का मेन फंक्शन तो ये है कि हम पब्लिक को न्याय दे सकें, और इसमें हम तीनों के बीच में बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो ये कोऑर्डिनेशन तभी होगा, जैसे आज मैं अगर ये कह दूं कि आपका 1 दिन से 1 साल के भीतर का केस 45 लाख पेंडिंग। तो मित्तल जी आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल आपने सही बोला कि कमांड एंड कंट्रोल होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि अभी जो इंडियन पुलिस अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही है आपके साथ न्याय डिलीवर करने में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? नहीं, निश्चित रूप से पुलिस का न्याय दिलाने में पूरा सहयोग है, पर समस्या वहीं आती है कि जहां पुलिस, मान लीजिए हमने किसी गवाह को तलब किया, वो पुलिस का कर्मचारी है, अब उसको एसएसपी साहब ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर छुट्टी नहीं दी जी, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको न्यायालय ने तलब किया साक्ष्य के लिए, अब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर
कहीं दूसरी वीआईपी ड्यूटी में इन्वॉल्व है। आप जानते ही हैं कि आजकल हमारे माननीय नेताओं के कितने दौरे, फ्रीक्वेंट दौरे होते हैं, और उस दौरे में न केवल उस जिले की पुलिस बल्कि आसपास के सभी जिलों की पुलिस को बुला लिया जाता है। तो इसीलिए मैं जोर दे करके ये बात कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग होना चाहिए। तो फिर मित्तल जी, बात तो फिर क्लियर कट होगी ना, अलग बाय पॉलिटिशियन फॉर और पॉलिटिशियन जैसा पुलिस के लिए है मित्तल जी। जी जी, बाय जी, पॉलिटिशियन और फॉर पॉलिटिशियन। हाँ तो बिल्कुल, वो तो बाई पॉलिटिशियन एंड फॉर पॉलिटिशियन है ही है। तो फिर न्याय व्यवस्था को वो सहयोग कब करेंगे? न्याय व्यवस्था में उनका पूरा सहयोग रहता है, और जहां भी उनकी आवश्यकता पड़ती है वो न्यायालय में आकर के अपनी गवाही देते हैं। और मुझे मतलब ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि बहुत से मुकदमे किसी दबाव में लिखे जाते हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन भी कहीं ना कहीं किसी दबाव में होता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे कानून के कुछ प्राविधान ऐसे हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर लेवल का नहीं बल्कि डिप्टी एसपी लेवल का होना चाहिए जी, ये, और ऑन पेपर वो होता है। मैंने खुद इसको महसूस किया है, ऑन पेपर तो वो होता है, परंतु जो डिप्टी एसपी हैं या सीओ साहब हैं, वो गवाहों के 161 के बयान खुद लिखने की बजाय किसी कांस्टेबल से लिखवाते हैं। ये अक्सर मैंने देखा है, चाहे वो दहेज हत्या का मामला हो, चाहे वो और अन्य मामले हों। ऐसे मामलों में जो जिम्मेदारी डिप्टी एसपी को या सर्किल ऑफिसर को दे दी गई है, वो सही तरीके से इस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। और जहां तक अभी एक मुद्दा उठा पुलिस मुठभेड़ का, तो ठीक है, पुलिस मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए, कस्टोडियल डेथ भी नहीं होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उसका निर्णय न्यायालय करेगा। मैं आपके एक कैप्शन की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगा। आप बार बार ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 के तहत दोषी को तुरंत न्याय का अधिकार है। केवल दोषी को न्याय का अधिकार नहीं है, इसमें अगर कोई आरोपित भी है, दोषी तो वो है जिसको सजा हो गई है, कोई व्यक्ति आरोपित भी है, उसको भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत त्वरित न्याय का अधिकार है। और त्वरित न्याय का अधिकार केवल भारत के नागरिक को ही नहीं है बल्कि हर व्यक्ति को है जो भारत में है। आपने देखा होगा कि कसाब केस में भी भारत सरकार ने और संबंधित सरकार ने उनको मुफ्त कानूनी सहायता भी दी, उनका ट्रायल भी स्पीडी ट्रायल हुआ। तो आर्टिकल 21 बहुत विस्तृत है, उसमें केवल नागरिकों के ही अधिकार संरक्षित नहीं है बल्कि हर व्यक्ति के अधिकार संरक्षित हैं। तो मेरा ये मानना है कि अधिवक्तागण का भी सहयोग प्राप्त होता है, हमें पुलिस का भी सहयोग प्राप्त होता है, परंतु समस्या वही है कि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, संसाधन हमारे दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, और लोगों की जो नैतिक लेकिन सर इसके अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि वैकेंसीज जो है पुलिस की बहुत स्टेट्स के अंदर जो है फिल नहीं होती है। वहां पर वैकेंसीज रहती है लेकिन आप उसको पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उसकी नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? बिल्कुल सहमत हूँ पलक जी कि आज हमारे देश में लगभग 25% वैकेंसी है लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा मामला है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 7th शेड्यूल में आता है पुलिसिंग, और ये स्टेट चैप्टर है। तो ये राज्य सरकारों को ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का प्रकाश सिंह केस में जो लीडिंग केस है और तमाम कमिटीज ने बार बार ये चीजें कही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, और ये सारी चीजें हो नहीं पा रही हैं। और कई बार कई आदेशों में सर होगी कैसे? पिछले कई सालों से अगर हम बहुत सारे स्टेट्स के बजट्स को ले लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं 4% बजट जो है वो कम कर देते हैं अपने बजट के अंदर से। नहीं, निश्चित रूप से यही मैं कह रहा हूं कि जो इच्छा शक्ति है, पॉलिटिकल इच्छा, जैसे आपने कहा भी कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल कंट्रोल अगर अच्छे उसमें उपयोग किया जाए, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि हमें पुलिस रिफॉर्म लाना है। ये आजादी के जस्ट बाद से हम ये सोच रहे हैं कि कॉलोनियल इम्पैक्ट जो हमारी पुलिस का है, जो कॉलोनियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अभी भी बहुत हद तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा कॉलोनियल है, इसको बदलने की आवश्यकता है। हम डेमोक्रेटिक अप्रोच के साथ जीने वाले व्यक्ति
शक्ति अब हम लोग हैं। देश की अधिसंख्य आबादी जो है डेमोक्रेसी में पूर्ण रूप से पूरे देश के लोग विश्वास करते हैं, लेकिन जो पुलिस का चेहरा है, पुलिस की जो फंक्शनिंग है, जो हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आज भी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल इम्पैक्ट है उस पे। तो उसी की रिफॉर्म की बात शुरू से हो रही है, लेकिन ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि उन्हें ही आगे आना, स्टेट चैप्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट दोनों मिलकर के अगर पुलिस रिफॉर्म्स को सही करते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे से शुरुआत होगी तो ऊपर तक सारी चीजें सही हो जाएंगी। आपकी तरफ से फाइनल कमेंट मदन मोहन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सोल्यूशन क्या है कि लगातार आजादी के बाद से प्रयास जारी है लेकिन अभी तक रिफॉर्म हो नहीं पा रहा? जैसा अभी हमारे चौबे जी ने कहा, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, बिल्कुल पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की जरूरत है। जैसा कहा कि स्टेट चैप्टर है, तो स्टेट चैप्टर के तहत लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस हमारा स्टेट चैप्टर है, तो इसमें आपने देखा कि स्टेट पुलिस को वहाँ की जो स्टेट होती है वो अपने मन से, देखिए इंडिपेंडेंस के बाद बहुत दिन तक काफ़ी चीज़ ठीक चला, पॉलिटिकल जो सिस्टम था काफ़ी स्ट्रांग था, दे वेयर बहुत मैंने दृढ़ इच्छा शक्ति से लोगों ने आज़ादी के महसूस किया था, उसको आगे बढ़ाया जी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया थोड़ी सी उसमें लगता है कि कमी आई है, तो उस कमी को पूरी करने की ज़रूरत है। और जैसा पहले बताया कि माननीय उच्च न्यायालय से तो हमें दिशा निर्देश प्राप्त हो ही रहे हैं। अगर आप एक बात फलक जी सोचिए, क्यों हमें सारे दिशा निर्देश ये माननीय न्यायालय से प्राप्त होते हैं, क्यों हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम वो क्यों नहीं इसे शुरू करती है? इसी जगह आपको क्वेश्चन, इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। सारे मामले देखिएगा, आप प्रकाश सिंह बादल केस में हो या जो रिफॉर्म वगैरह की बात होती है, अगर कोई माननीय न्यायालय आदेश भी देता है तो वो सिंपली एक कमेटी बना देते हैं, गोरे कमेटी बना दिया, रिबेरो कमेटी बना दिया, मले कमेटी बना दिया कि ठीक है आप रिकमेंड करके भेजिए क्या होना चाहिए। वो भेजते देते भी हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो यही बात कहना है कि अगर आज आप देखिए किसी स्टेट पुलिस में क्यों आज सीबीआई, ईडी, एनआईए का इंटरफेरेंस इतना स्टेट में बढ़ गया, आप पाएंगे कहीं ना कहीं स्टेट पुलिस की फंक्शन पे ये क्वेश्चन ही है मैडम। आप पाएंगे कि आज सीबीआई, ईडी, आपको एनआईए आए दिन जाके स्टेट में इंटरफेयर करिए, बहुत जगह उसके चलते लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं आप स्टेट पुलिस कैसे एक्ट करेंगे, स्टेट पुलिस उसको नहीं मान रही है, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करे, तो व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। बिल्कुल वही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस मित्तल आपका, और अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। और बेहद जरूरी है, आज हमारी चर्चा जो है बहुत ज्यादा जरूरी थी जब हम बात करते हैं कि जी जस्टिस जो है भारत के अंदर गति बड़ी धीरे है। आपको बता दें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इस योगदान के अंदर हमारी पुलिस तो पहले ही ओवरबर्डन है, तो किस तरीके से इनका बर्डन जो है कम किया जाए, ज्यादा रिक्रूटमेंट जो है इनकी करी जाए। बड़े बड़े प्रदेशों की, राज्यों की जब हम बात करते हैं वहां पर आबादी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस बढ़ती आबादी के साथ साथ जो पुलिस फोर्स है उनको नहीं बढ़ाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।